सोचिए, मिडिल ईस्ट के एक अहम समुद्री रास्ते का बंद होना कैसे रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ग्रिड को हिला सकता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक जगह शुरू हुआ भारी ऊर्जा संकट एक रिपल इफेक्ट यानी लहर की तरह फैलकर वैश्विक भू राजनीति और हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज का ये सफ़र कैसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे हॉर्मुज़ के ऊर्जा संकट से, फिर समझेंगे कि कैसे इसने बीजिंग शिखर सम्मेलन को जन्म दिया। उसके बाद हम चिप्स, हथियार और ताइवान से जुड़े तनाव पर बात करेंगे। फिर नज़र डालेंगे भारत के पावर ग्रिड संघर्ष पर और आखिर में देखेंगे कि ये सब कैसे ऊर्जा परिवर्तन की रफ्तार को बढ़ा रहा है। तो चलिए सीधे इस संकट के केंद्र यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शुरुआत करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच इस क्रिटिकल रास्ते का बंद होना असल में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 18.4 मिलियन, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये हर रोज रोके जा रहे तेल के बैरल का आंकड़ा है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया भर की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा अचानक से गायब हो गया है। और सिर्फ तेल ही नहीं, हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी का व्यापार भी इस नाकाबंदी में बुरी तरह फंस गया है। इस संकट का पैमाना कितना विशाल है, ये इतिहास से तुलना करने पर एकदम साफ हो जाता है। सिर्फ मार्च 2026 में ही आपूर्ति में 8 मिलियन बैरल प्रति दिन की जो कमी आई है, वो 1973 के अरब ऑयल एम्बार्गो और 1990 के खाड़ी युद्ध दोनों के दौरान हुए सबसे बड़े नुकसान के 2 गुने से भी ज्यादा है। मतलब ऐसा ऊर्जा संकट आधुनिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। और इस ऐतिहासिक झटके का सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? एशियाई बाजार। हॉर्मुज़ से निकलने वाले कच्चे तेल का 84% और एलएनजी का 80% हिस्सा सीधे एशिया जाता है। यही कारण है कि आज भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है और सरकारों को आपातकालीन कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब इसका सीधा आर्थिक असर देखिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार टिका हुआ है। एशियाई एलएनजी के दाम दुगुने होकर $25 से ऊपर जा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन को हर रोज लगभग 500 मिलियन यूरो का नुकसान हो रहा है। और बात अमेरिका की करें तो वहां भी गैस के बढ़ते दामों ने खुदरा बिक्री की ग्रोथ को धीमा कर दिया है। ये महज कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली एक बहुत गहरी चोट है। अब जाहिर है, जब आर्थिक दबाव इतना भारी हो तो बड़ी ताकतों को भी झुकना पड़ता है। और इसी अभूतपूर्व दबाव ने जन्म दिया बीजिंग में हुए ट्रंप शी शिखर सम्मेलन को। दोनों सुपर पावर्स के अप्रोच में जो कॉन्ट्रास्ट है वो वाकई देखने लायक है। एक तरफ अमेरिका है जिसके लक्ष्य बिल्कुल तात्कालिक है, ईरान के सैन्य समर्थन को रोकना, हॉर्मुज़ को फिर से खुलवाना और अपनी कृषि व बोइंग की बिक्री पक्की करना। वहीं दूसरी तरफ चीन है जो एक लंबी गेम खेल रहा है। चीन का फोकस लंबी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए समय खरीदने और अपनी स्वतंत्र टीपॉट रिफाइनरियों को बचाने पर है। उनके खरीद के वादे भी काफी अस्पष्ट ही रहे। लेकिन इस पूरे सम्मेलन की चमक दमक के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील अनकहा सच छिपा है। ये जो नाजुक सा व्यापारिक समझौता हुआ है, उसकी असली चाबी चीन के हाथ में है। वैश्विक रक्षा और ऊर्जा सप्लाई चेन के लिए जरूरी दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट पर चीन का एक्सपोर्ट कंट्रोल, वो असली हथियार है जो इस कूटनीतिक शांति को बनाए हुए है। ये तो हुई ऊर्जा और खनिज की बात, लेकिन इसी संकट की एक और बड़ी लहर टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के मोर्चे पर भी टकरा रही है। बात करते हैं चिप्स, हथियार और ताइवान की। मैं अपने चिप्स खुद बनाना चाहता हूँ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा गया ये सीधा और सपाट वाक्य बहुत गहरा अर्थ रखता है। ये महज एक इच्छा नहीं है, बल्कि अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता खत्म करने का एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत ऐलान है। और इस बात की गंभीरता को समझने के लिए इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 7,50,000। ये उन अमेरिकी H200 AI चिप्स की गिनती है जिनके एक्सपोर्ट लाइसेंस फिलहाल चीन की तरफ से ही अटके हुए हैं। अगर ये डील हो जाती तो अकेले इस साल में चीन की AI कंप्यूटिंग क्षमता 3 गुना बढ़ जाती। इन सबके बीच सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट हमेशा की तरह ताइवान ही है।
2025 के अंत में $11 बिलियन के अमेरिकी हथियार पैकेज ने बीजिंग को नाराज कर दिया था। फिर मई 2026 आते आते $14 बिलियन की एक और हथियार बिक्री इस शिखर सम्मेलन पर साई की तरह मंडराती रही। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति ट्रंप का ताइवान के राष्ट्रपति लाई को कॉल करने का विचार जताना, ये सब मिलकर ताइवान को दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता की सबसे बड़ी और खतरनाक परीक्षा बना देते हैं। भू राजनीति के इन बड़े दांव पेचों से निकलकर अब एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या की ओर चलते हैं। ऊर्जा संकट और क्लाइमेट चेंज का हमारे बुनियादी ढांचे पर क्या असर पड़ रहा है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत का पावर ग्रिड संघर्ष। एक तरफ भीषण हीट वेव्स और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर्स, भारत में बिजली की मांग आसमान छू रही है। और इसी से निपटने के लिए एक $300 बिलियन का बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs। ये ऐसे कारखाने में बने परमाणु रिएक्टर हैं जिन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इनमें शुरुआती लागत कम लगती है और सबसे खास बात, इनके पैसिव सेफ्टी सिस्टम बिना किसी बाहरी बिजली के भी रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बंद कर सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर SMR ही क्यों? क्योंकि अनुमान है कि 2070 तक भारत की ऊर्जा मांग 19,000 टेरावाट घंटे को पार कर जाएगी। SMR शाम के समय बिजली की पीक डिमांड को पूरा करने में बहुत कारगर है, जब सोलर पावर काम नहीं करती। ये घने शहरों में डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। और सबसे अहम बात, ये आयातित कोयले और तेल पर हमारी निर्भरता को खत्म कर सकते हैं। यही वजह है कि शांति एक्ट के जरिए भारत तेजी से अपने परमाणु नियमों में सुधार कर रहा है। अंत में हम देखते हैं कि इस पूरे वैश्विक संकट ने कैसे ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन की रफ्तार को अचानक से बहुत बढ़ा दिया है, खासकर यूरोप जैसे हिस्सों में। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। कभी-कभी अच्छी नीयत से बनाए गए नियम भी कैसे उल्टे पड़ जाते हैं, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। बायोमास गैसीकरण तकनीक में 46% लागत और 30% बिजली कम लगती है, फिर भी इसे यूरोपीय संघ के मौजूदा नियमों से बाहर रखा गया है। और इसके बजाय वे बायोमास दहन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कहीं ज्यादा महंगा है और बिजली भी ज्यादा खाता है। लेकिन अब जरा इस पूरे गणित को समझते हैं। हम अभी जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर हर साल करीब $4 ट्रिलियन खर्च करते हैं। हॉर्मोज जैसे एक संकट ने ही इस पर $1 से $2 ट्रिलियन का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। इसकी तुलना में पूरी दुनिया को नेट जीरो तक पहुंचाने के लिए हर साल लगभग $3.5 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी कहीं ज्यादा समझदारी का सौदा है। और यहीं से आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये अभूतपूर्व भू राजनीतिक झटका आखिरकार दुनिया को इन बेहद नाजुक जीवाश्म ईंधन मार्गों की निर्भरता से आज़ाद कर पाएगा? क्या हम इस भारी संकट को एक अवसर में बदलकर भविष्य के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा। इस अहम मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।